लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहु जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, माननीय विधायक छत्तीसगढ़ शिवरतन शर्मा जी, एक्स मिनिस्टर चंद्रशेखर साहू जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी, प्रभारी सोशल मीडिया प्रशांत सिंह ठाकुर जी, अमरजीत सिंह छाबड़ा जी और इस सभागार में उपस्थित सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सोशल मीडिया के सभी ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अन्य ऐसे सामाजिक संगठनों के और जो हमेशा इस सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ संपर्क रखने वाले उपस्थित भाइयों और बहनों, सोशल मीडिया के साथ साथ ऐसे मीडिया से जुड़े हुए सभी मित्रों, उपस्थित देव से पिछले 20 वर्षों में इस देश के अंदर काफी बदलाव विभिन्न माध्यमों से एक्सप्रेशन का हुआ है, संवाद का हुआ है। एक जब देश आजाद हुआ था या आजादी के पहले भी मीडिया या पत्रकारिता, जिसे हमने लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोकतंत्र की जो अवधारणा है, लोकतंत्र की जो मूल भावना है और वास्तविक लोकतंत्र को धरातल पर प्रतिनिधि व्यवस्था में यदि उतारना है तो चौथे स्तंभ के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे संवाद में कोई कमी न रहे और ऐसी बातों को लेकर जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि लोकतंत्र न केवल प्रतिबिंब हो रहा है बल्कि वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इस तरीके से प्रारंभ हुए इस यात्रा में पिछले दशकों से एक आमूलचूल परिवर्तन सोशल मीडिया के रूप में देश भर में सभी को अपनी बात स्वतंत्र ढंग से कहने का मौका मिला और यह सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग तरीके से रखने का मौका मिल रहा है। यह एक आधुनिक युग या डिजिटल युग या डिजिटल क्रांति के दृष्टि से
संवाद को नए तरीके से स्थापित करता है। और उसी कड़ी में हम सब काम कर रहे हैं। मूल उद्देश्य यह है लोकतंत्र का भी और सोशल मीडिया में काम करने के नाते भी संवाद का भावना, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने में या उसके माध्यम से हमारे किए गए कार्यों को हम सही स्थान तक पहुंचा सके, इसलिए निजी तौर पर भी न केवल दायित्व है बल्कि आवश्यकता है। इस दृष्टि से आज हम सब काम कर रहे हैं। बदलते हुए परिवेश में यह बहुत बड़ा टूल्स हम सबको आज देखने को मिल रहा है। और इस उद्देश्य से कि हम वहां तक चीजों को पहुंचाने में सफल हो जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वास्तविक रूप से आज जिस लक्ष्य के साथ प्रत्येक व्यक्ति आने वाला भविष्य को देखता है उसके साथ कड़ी दर कड़ी जुड़ता चले जाए। और लोकतंत्र में इसी भावना के साथ जनता सरकार चुनती, जो सरकार जनता के बीच में काम करने का वचन भी देती है और उसे अपने वैचारिक, नीतिगत और कमिटमेंट के तहत पूरा करने का संकल्प है। इसी कड़ी में हम सब ने 9 साल बेमिसाल का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 9 साल बेमिसाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं कि भारत एक जीवंत राष्ट्र का नाम, भारत का जो स्पंदन है वह स्पंदन अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ने का, और जिस जनता के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को लगातार 2014 में और 2019 में पुनः अपनी भावनाओं को विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, यानी 2014 में, उसके पहले जो देश के सामने एक अनिश्चितता के बादल में, चाहे वो युवा हो, बच्चे हो, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण हो या नगर में हो, शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, आशंका, अनिश्चितता के वातावरण में रहने के लिए विवश है। लेकिन जनता में भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वर दिया, एक आंदोलन का स्वरूप दिया कि पिछले कई वर्षों में देश ने जो अनुभव किया है, नए कमिटमेंट के साथ जनता, नए विश्वास के साथ जनता भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक वैचारिक आंदोलन के साथ समर्थन करते हुए बहुमत की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दे, हम देश के जनता के उन सपनों को, उन भावनाओं को,
उन आशाओं को, उन अपेक्षाओं को न केवल धरातल में उतारने का प्रयत्न करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ भारत एक जीवंत राष्ट्र है, उसकी सुरक्षा का, उसके सामर्थ्य का और दुनिया में भारत एक सशक्त राष्ट्र कैसे बने, उसका इस तरीके से प्रयत्न करेंगे जिससे न केवल देशवासी गौरवान्वित होंगे, न केवल चौहद्दियां मजबूत होंगी, सुरक्षित होंगी, बल्कि दुनिया इस बात का अनुभव करने के लिए बाध्य होगा कि आजादी के लंबे कालखंड में जिस भारत को 2014 के पहले देखा था, आज वो भारत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आम आदमी का भारत, भारत के हर जन का भारत के रूप में उभर कर सामने दिखाई दे रहा है। ये प्रयत्न हमारा लगातार अपने वैचारिक अधिष्ठान के माध्यम से लगातार आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। और जिस जनता ने देश में यह विश्वास को पुनः कॉन्फिडेंस फिर से बनाया, इस देश में इस तरह का बदलाव आना चाहिए। बदलाव 2014 में आया। नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ इस बात का आह्वान, विश्वास, भरोसा देते हुए कहा कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साथ आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार देश के गरीब जनता के लिए समर्पित रहेगी। हमारी सरकार हर बात को इस बात के साथ कि भारत के जनता ने जो विश्वास दिया, जो भरोसा दिया है, आजादी के लंबे कालखंड में जो ऐसे अनुभव हुए हैं, अनिश्चितता के दौर से देश गुजरा है, उसको सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाएंगे। और उसी नेतृत्व भरोसा के साथ आज हमने 9 साल, 3 साल का कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है और देश आगे बढ़ता है। देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जब हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि देश के उन दिनों के सरकार इस बात को कहते थे हम क्या कर सकते हैं, हम तो पैसा भेजते हैं, लेकिन वो पैसा 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। एक विवशता भरी बातें कह करके देश को और देश के लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम पिछले सरकारों ने किया। लगातार कई तरह की बातों से न केवल हम देशवासी हतोत्साहित होते रहे, बल्कि दुनिया में भारतीय मूल के रहने वाले लोगों को भी इस बात के लिए बड़ा कष्ट होता था कि हर दिन 2014 के पहले कई तरह के घोटाले की बात, कई तरह के अनिर्णय की स्थिति, कई तरह के ऐसे सवाल जो भारतीय मूल विदेशों में अपने गुणवत्ता, ज्ञान, विवेक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से जगह बना। और इसलिए 2014 में सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों बजट संसद ने पास किया, उसके बाद सभी स्तरों पर भारत सरकार के मंत्री के रूप में आए,
हमारे ऐसे पदाधिकारी आए कि बजट का जो प्रोविजन है, जो व्यवस्था है, वो कहां से आया और कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे हम भेज रहे हैं। और विभिन्न राज्यों में जाकर के लोगों ने बजट डिस्कशन के ऊपर में कि हम किस क्षेत्र में कितना फोकस कर रहे हैं, कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं और एक आम आदमी का कल्याण के बारे में कैसे सोच रहे हैं, इस बात को चर्चा में ला करके लोगों तक। इसके पहले क्या होता था, 2014 के पहले कि बजट बनती थी, पर इस देश के बजट में देश के जनता को कोई मतलब नहीं होता था। ऐसा देश की जनता रहे और यही कहते रहे कि हम देश के विकास में लगे हुए हैं, देश के काम में लगे हुए हैं, पर देश के काम में किस तरीके से, कहां, कैसे लगे हुए हैं, ये बात कहने के लिए वो उचित नहीं समझते, अस्पष्ट तरीके से बताया जाता है। और ये बात कहा जाता है और सोशल मीडिया में आप सब जुड़े हुए, आपके साथ में भी संवाद हुआ हो कि जो बजट की जो प्रायोरिटी है, सेक्टोरल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स है, आम आदमी को मिलने वाले लाभ है, इंडिविजुअल तरीके से, कम्युनिटी के तरीके से, एरिया के तरीके से, स्टेट के तरीके से और नेशनल लेवल में पूरे देश को जोड़ते हुए विकासात्मक कार्य योजना को इस तरीके से आगे बढ़ाते हुए कि देश की आंतरिक शक्ति बढ़े, देश के आम नागरिक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े और साथ ही साथ यह सुनिश्चित हो कि उनके मन में इस तरह के भाव के साथ कि यह देश का सारा संसाधन हमारा है और उस संसाधन के अंदर हम सब लोग, और यह संसाधन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हम कर सके। इन संसाधनों का उपयोग के माध्यम से हम देश में सफलता के नए सोपान गढ़े, देश सुरक्षित हो, देश के अंदर व्यवस्था बने, देश के आधार पर संरचनाएं मजबूत हो और देश संगठित स्वर पैदा करे, जिससे हम गर्व से कह सके कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि हृदय के भाव होने चाहिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावनाओं का प्रतिबिंब है। इस तरीके से जोड़ने का काम अपने कार्य योजना के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़े और उसकी पहली कसौटी यह थी कि सेवा और सुशासन। जनता ने हमें चुना इस देश का सेवा करने के लिए और सुशासन के माध्यम से सेवा को दर्पण की तरह स्पष्ट कर। यह कार्य 9 साल में हम लोगों ने, हम सब ने, हम सभी कार्यकर्ताओं, देश की जनता, आज जिस देश की जनता ने 2014 में चुना, 2019 में चुना, उस जनता का, देश के जनता का हम आभारी हैं कि हमें मौका ऐसा दिया जिससे आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आईफिल टावर से बड़ा सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि रेलगाड़ी दौड़ाने के लिए हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। आईफिल टावर से बड़ा रेलवे लाइन, आधारभूत संरचना, जिस जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, जिस जम्मू और कश्मीर की समस्या की व्याकुलता देशवासियों को, देश के समस्त इलाकों में एक चिंता का विषय बनाकर रखता था, आज वो तेजी से अर्थव्यवस्था में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हम सफल हो रहे हैं
आईफिल टावर से बड़ा रेलवे लाइन बिछाने का। और सबसे बड़ी चीज है कि ये कोई विदेशी इंजीनियर काम नहीं कर रहा, विदेशी टेक्नोलॉजी से काम नहीं हो रही, ये देश के इंजीनियर है, हमारे युवा इंजीनियर है और देशज टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। जो भारत में पैदा होने वाले युवा है उसकी क्षमता दिखाई दे। हम हमेशा इस बात को कहते थे, हमेशा इस बात को दोहराते थे या इस बात के लिए एक तरीके से विवशता जाहिर करते थे। थोड़ी बहुत इस बात की चर्चा हम जरूर करते थे कि हमारे देश का ज्ञान इतना दुनिया में सिलिकॉन वैली में भरा पड़ा है। ये बात सही है, गर्व भी होता है, ये बात सही है, लेकिन हम अपने देश में कैसे लागू कर सकते हैं इसका प्रयत्न नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इनोवेशन, नवाचार, रिसर्च के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ाएं और ऐसे कई चीजें जो देशज टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है। और देशज टेक्नोलॉजी सिर्फ इस तरह के ब्रिज, इस तरह के ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट को या टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के जिंदगी को भी बरकरार रखने के लिए हमारा देशज हुनर, देशज टेक्नोलॉजी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का काम किया। क्योंकि रिसर्च के लिए जितनी संसाधनों की आवश्यकता थी भारत सरकार ने वो उपलब्ध कराई और कहा कि देश अगर आपदा काल में जूझ रहा है, देश के सामने अगर संकट है, देश में महामारी के माध्यम से आज यदि आक्रांत हो रहा है, समस्याओं से जूझ रहा है, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों पर, रिसर्च पर हमें विश्वास है कि हम अपने खुद अपना दवा बनाने में सफल होंगे और कोविड वैक्सीन बना करके हर घर में पहुंचाने का काम देश के साइंटिस्टों के माध्यम से देश की सरकार ने हर गांव तक कोविड वैक्सीन पहुंचा करके देश को सुरक्षित करने का काम किया। आप किसी भी गांव में जाएं, उस गांव में आप पूछे कि आपने कोविड का वैक्सीन लिया है, तो 99% लोग हाथ उठाएंगे, हाँ लिया है। जागृति भी आई, जागरूकता भी आई, दवा भी पहुंची, वैक्सीनेशन हुआ और कोविड से आज हम निकलता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कोविड से निकलते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे देश साइंटिस्टों का कमाल है। हम कई चीजों को भूल जाते हैं। इस तरह के आपदा जब देश में चेचक साहब के दशक में आई थी, हमने रिसर्च नहीं किया, ऑर्डर किया कि हमारा वैक्सीन विदेश से आए। वैक्सीन आते आते 10 साल का समय बीत गया, क्योंकि काफी समय बीत गया। युवाओं को या ऐसे लोगों को जो उस पीढ़ी को नहीं झेले, उस समय को नहीं देखा, उसे स्मरण नहीं हो कि 10 साल का अवधि में कितने लोग हमसे खो गए कि एक वैक्सीन लाने के लिए 10 साल का समय लगा। लेकिन हम सबको गर्व होना चाहिए अपने नेतृत्व के ऊपर में, जहां कोविड के माध्यम से पूरा देश संशंकित था। कई तरह के ऐसे वातावरण, ऐसे दौर से हम गुजर रहे थे, आशंका भरी जीवन थी, सब आदमी डरे हुए थे। जागरूकता के लिए कि देश सतर्क रहे, बचाव के सारे उपाय ढूंढे, थाली बजाने का काम, द्वीप जलाने का काम किया। समय लोगों ने बड़ी आलोचना भी की कि थाली बजवा रहे हैं, लेकिन थाली की गूंज गांव गांव तक गूंजे और लोगों को लगे कि ये बीमारी आ रही है, इसे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं दूसरे तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने साइंटिस्टों को कहा कि हमें अपने युवा साइंटिस्टों पर भरोसा है, आप रिसर्च करिए और इसका वैक्सीन निकाल करके देश के जनता तक पहुंचाने का काम करिए। 80 करोड़ लोगों तक आज भी योजना जरूर बरकरार है गरीब कल्याण का, जिसमें हम 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
ये गरीब कल्याण का उदाहरण कि वो अनाज गरीब तक पहुंचना चाहिए। कोविड के समय में इस योजना को विशेष तौर से प्रारंभ किया कि हो सकता है कामकाज बंद हो जाए, सतर्कता के बारे में हम ताली बजा रहे हैं, लोग घर से ना निकले, लेकिन उसका अनाज घर तक पहुंचना चाहिए। और 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुआ। और उन दिनों में आपको ध्यान में होगा गाड़ियां चलना बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट दबाव में था, क्योंकि उसको लोडिंग अनलोडिंग से लेकर के कई चीजों की समस्या, आवागमन में कई तरह से फैलने की कठिनाई, उस समय में वो मिनिमाइज होते हुए भी राशन कैसे पहुंचा, आप उसको अध्ययन करके देख सकते हैं कि उस समय में गुड्स ट्रेन के माध्यम से रेलवे में नई तरीके से सारी चीजों को बढ़ाने का काम किया और कहा गुड्स ट्रेन का अब सारा डिब्बे बोगी अब भारत में बनेगा, जहां उसके लिए आह्वान किया भारत में बोगी बनना शुरू हुआ और साथ ही साथ गुड्स ट्रेन के माध्यम से सारे स्थानों पर अनाज पहुंचाने का काम किया। जब लोगों में आशंका थी, ड्राइवर भी गाड़ी लेके जाना नहीं चाहता था, कहां फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें यह थे कि हमें इलाज की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे समय में भी लोगों का विश्वास बरकरार रखते हुए अनाज पहुंचाने का काम किया। अभी अनाज पहुंच रहा है, ये तो अपने जगह पे है, लेकिन उस दिन भी अनाज पहुंचाने का काम किया, चैनलाइज एजेंसी खड़ा करने का काम किया, जिस दिन सारी चीजें रुक गई थी, सारी चीजें बंद हो गई थी। तो नेतृत्व का पता तो तब जब चलता है जब क्राइसिस आता है, जब कठिनाई के दौर से गुजरता है, जब संकट के दौर से गुजरते हुए देश की जनता देखती है कि क्या होगा, कैसे होगा। उस समय लीडरशिप, उस समय नेतृत्व का वास्तविक रूप दिखाई देता है कि वो कितना क्रेडिबल है, कितना कैपेबल है, कितना इफिशिएंट है। और उसमें चाहे क्रेडिबिलिटी में कहिए, चाहे इफिशिएंसी में कहिए, लीडरशिप क्वालिटी में कहिए, तो आप हम सबको देशवासियों को इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए कि 100 अगर होगा तो 100% वो करा करता है। और इसलिए मित्रों, सोशल मीडिया में हमें कंटेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी गतिविधियों का पूरी जानकारी जनता तक पहुंचे, लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार के ऐसे विषयों पर जो नीतिगत रूप से जनता तक पहुंचा करके, जिसमें विषय वस्तु की अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचे, सोशल मीडिया में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया जिसका उद्देश्य सतही तौर पर संवाद स्थापित करना, सामाजिक संवाद हमारा मजबूत होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे रिलेशनशिप होते हैं, जिस तरीके से हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, उसी तरीके से समाज के सभी वर्गों में हमारा पारिवारिक संवाद, रचनात्मक सक्रियता, भविष्य को निर्माण करने के दिशा में, आगे बढ़ने के दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के किए गए नीतिगत विषय जनता तक अच्छे ढंग से पहुंचे। कई बार हम इस बात को स्मरण नहीं रख पाते। आज भी या आज के बाद कई साल बाद शायद कोविड के मामले में हमें
ऐसा लगे कि हाँ वो तो एक दौर था, पार हो गया, खत्म हो गया, लेकिन जिस दौर से हम गुजरे हैं उसका स्मरण नहीं रहेगा तो आगे की चुनौतियों को हम अच्छे ढंग से लड़ नहीं पाएंगे। और जो बीते हुए कल को भूल जाता है वो आने वाले कल के लिए रास्ता भी नहीं बना पाता है। और इसके हमें सोशल मीडिया में इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे अनगिनत योजनाएं, जिन योजनाओं में गरीब कल्याण का विशेष ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने प्रारंभ करने के लिए सभी मंत्रालयों को दायित्व दिया। आयुष्मान भारत हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम है। देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में एम्स खोले गए। इसका प्रयत्न तेजी के साथ चल रहा है। कई राज्यों में एम्स नए खुले। आयुष्मान भारत के माध्यम से आम आदमी को सही स्वास्थ्य की सुविधा मिले। एक आम आदमी जैसे स्वस्थ रहे उसका अधिकार है, उन्हें स्वस्थ रहना चाहिए। उनकी जागरूकता जागृति हमेशा रहना चाहिए। कोई भी ऐसा बीमारी होता है तुरंत इलाज होना चाहिए। लेकिन कई बार इस दुरुस्ता के साथ देश के साथ क्षेत्र में हम सब अनुभव करते हैं कि इस तरह की घटनाएं वैसे समय में यूरोप की कितनी आबादी है, उतने लोगों को जहां अनाज दिया जा रहा है, उसी तरीके से कई मुल्कों के अनुपात में जो आबादी है उस अनुपात में हमारी संख्या आयुष्मान भारत कार्ड इसी ढंग से यह कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पक्के मकान आज देश में 3.5 करोड़ से अधिक मकान हो गए हैं पिछले 9 वर्षों। हमें याद है कि मुख्यमंत्री था उन दिनों में यूपीए की गवर्नमेंट थी। इंदिरा आवास के नाम से कुछ भवन हर एक गांव में 2, 5, 3 इस तरह की संख्या होती थी। पूरे ब्लॉक में 70-80 मकान करते थे। आप कुछ अभी ब्लॉक में पूछ लीजिए तो उसका टारगेट क्या है, आपको स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से नागरीय क्षेत्र के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी 3.5 करोड़ से अधिक आवास बने। इस तरीके से किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ किया गया। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान आज इस योजना के माध्यम से प्रेरित होकर के अन्न उपजाने का और अन्नदाता की भूमिका निभाई। भारत ने नए तरीके से अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से नैनो यूरिया आज एक 500 मिलीलीटर का बोतल 500 ml का बोतल एक बोरा यूरिया का सब्स्टिट्यूट आज प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ऐसी चीजों को ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ खेती में उपयोग करें। कम से कम यूरिया जहां बहुत आवश्यक है या फिर अपने ऑर्गेनिक खेती के तरफ हम आगे बढ़े और उसको कैसे वायबिलिटी के साथ अच्छे बाजार के साथ एफपीओ के माध्यम से हम देश भर में दुनिया भर में अपने उत्पादन को भेज सके, इसका एक नया रास्ता खोला जाए। इसी तरीके से आने वाले पीढ़ी को नया स्टेज नया प्लेटफॉर्म मिले, नए एजुकेशन पॉलिसी के साथ आगे बढ़े। नए एजुकेशन पॉलिसी में हर क्षेत्र के भाषा डायलेक्ट से लेकर क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, उसमें आईआईटी की संख्या बढ़ाई गई, आईआईएम की संख्या बढ़ाई गई, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई गई, यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाई गई। वहीं जनजातीय क्षेत्रों के लिए ट्राइबल स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई, रेजिडेंशियल स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि हर क्षेत्र में हम आने वाले दिनों में शिक्षा का नया विस्तार करके, वो सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है,
आपकी जरूरत नहीं है, वो देश की जरूरत है। और दुनिया के साथ कंप्लीट करने के लिए हमारी मानव संपदा का अच्छे से निर्माण करने की आवश्यकता है। इस मानव संपदा जहां हम कहते हैं 140 करोड़ से अधिक आबादी इस देश की है, उस आबादी का जो ताकत है वो दुनिया को महसूस होना चाहिए। आबादी हमारी कमजोरी नहीं है। यूपीए के सरकार में आबादी को हम अपना कमजोरी समझते थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने कहा कि जो नीचे से ऊपर आ रहा है, बच्चे से बड़ा हो रहा है, उसको अच्छा शिक्षा मिले, और जो बड़ा हो गया है उसको स्किल दक्षता को और हम अपर लिमिट तक कैसे पहुंचाएं, अप स्किल कैसे, ताकि वो उत्पादन में और अच्छे ढंग से, और वो अप स्किलिंग करने का काम सभी क्षेत्रों में हो सकता है। आज जिस तरीके से लीडरशिप में भी, प्रोडक्शन में भी, या सभी, यानी एक व्यक्ति का बहुआयामी व्यक्तित्व सामने उभर करके सामने आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अगर आंकड़ा देखेंगे और जो आपको डिटेल्स में दिया जा रहा है अभी देंगे, उसमें आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। आज आपके पास मोबाइल होगा, एक जमाना था 5 साल पहले, यानी जब 2014 से 2019 के बीच में हमने पूरे देश को आकर्षित किया और कहा, वादे किया कि हमारे देश में देशज तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन होना चाहिए। 2019 और 2019 के बाद के कालखंडों को आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि 2014 में जो प्रारंभ हुआ कि देश में, देश के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया में हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि आज जो मोबाइल उपयोग हो रहा है वो मेक इन इंडिया होना चाहिए। और हम गर्व से आज कह सकते हैं कि दुनिया को न केवल अपने लिए हम मोबाइल बना रहे हैं, बल्कि दुनिया को मोबाइल हम बेच भी रहे हैं, और हमारी ये हस्ती डिजिटल बन चुकी है। आज कई तरह के मोबाइल मेड इन इंडिया के रूप में बन रहा है। हमने सबको आकर्षित किया, देश में ऐसा वातावरण बनाया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, या ऐसे कोई भी घरेलू उत्पाद को इस तरीके से बढ़ाया जाए कि हमें बाहर से मंगाने की आवश्यकता नहीं। और हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि हमारा मार्केट, ऑन डोमेस्टिक मार्केट के कंजम्पशन को हमें इंडिविजुअल तरीके से एफर्ट्स करते हुए प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, इस तरीके से लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया में हम इसके कंटेंट्स को सही तरीके से आम नागरिकों तक पहुंचाने में कैसे सफल हो। आपका सबसे बड़ा संवाद का एक साधन है। इन संवाद का साधन को कंटेंट्स के साथ, विषय वस्तु के साथ सही तरीके से आम आदमी को इस तरीके से पहुंचाने का काम कि वो इसके माध्यम से वास्तविकता को समझ करके आने वाले दिनों में सतर्क, सजग, संवेदनशील और देश के बारे में सोचे, देश के बारे में इस तरीके से चिंता करें जिससे हमें इस बात का एहसास कि हम वास्तविक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक संवादों को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो। इसलिए मित्रों, बहुत ज्यादा मुझे नहीं कहना है, माइक में भी इंटरकनेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं आप सब लोगों को सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए हम कैसे आगे बढ़े, इसी आह्वान के साथ हम लगातार जुड़े रहे, काम करते रहे। मैं एक सवाल से पूछूंगा, उसमें आप जरा जवाब दीजिएगा कि इसमें से YouTube से कितने लोग जुड़े हुए हैं, जरा हाथ उठाइए। ये खुद के प्लेटफॉर्म है या किसी और के प्लेटफॉर्म पे? खुद के प्लेटफॉर्म वाले हैं?
इंस्टाग्राम में कितने लोग जुड़े हुए हैं? फेसबुक में कितने लोग जुड़े हुए हैं? ट्विटर में कितने लोग जुड़े हुए हैं? नमो ऐप में कितने लोग जुड़े हुए हैं? और ये सारे प्लेटफॉर्म में कितने लोग जुड़े हुए हैं? एक साथ हाथ उठाइए, जितने लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत शुभकामना। लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी कई प्लेटफॉर्म है, जैसे टू है, टू से कितने लोग जुड़े हुए? कम लोग जुड़े हुए। भारत की अपनी प्लेटफॉर्म है, उसका भी ध्यान रखिए। नमो ऐप तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका ध्यान रखिए। बाकी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म के रूप में बहुत सारा है, तो लगातार बने रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत